हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो यूपीएएसआई 2021 में हुए पेपर्स के जीएस सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें नॉट ओनली जो क्वेश्चंस का आंसर बताया है बट उनके साथ जो ऑप्शंस हैं, तो फ्यूचर में उन ऑप्शंस से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी बताया गया है। सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्लोगन है वो ये है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये है एनएसजी का। एनएसजी को हम लोग ब्लैक कैट कमांडो से भी जानते हैं। और ये फोर्स बनी कब थी? 1986 में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इन अमृतसर एंड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इनका ये जो है नेताओं की प्रोटेक्शन में भी लगे हुए होते हैं एनएसजी। इन्हें बोला जाता है ब्लैक कैट कमांडोज भी। और इनका वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नाउ अबाउट द आईएएफ। आईएएफ कब बनी थी हमारी? 1932 में। ठीक है, 1932 टू बी स्पेसिफिक 8 अक्टूबर 1932 में आईएएफ आई थी। और इसका स्लोगन क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी। नाउ आईएएफ के ट्रेनिंग कमांड्स हैं और अलग अलग कमांड सेंटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एयर कमांड जो है वो कहाँ है? इलाहाबाद में। देन ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? शिलोंग में। वेस्टर्न एयर कमांड सबको पता है दिल्ली में है। सदर्न एयर कमांड इज इन तिरुवनंतपुरम, केरला। एंड साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इज इन गांधीनगर। ओके। और ट्रेनिंग कमांड सेंटर कहाँ है इनका? ट्रेनिंग वाला है बेंगलुरु। तो इनका स्लोगन क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके। नाउ द बीएसएफ। देखिए, बीएसएफ का स्लोगन है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो बीएसएफ का क्या काम है? पाकिस्तान से जो बॉर्डर हमारा लग रहा है, ठीक है, उसकी सुरक्षा कौन करती है? बीएसएफ करती है। तो बीएसएफ का निर्माण कब हुआ था? 1965 में हुआ था, जब हमारी जंग छिड़ी थी पाकिस्तान के साथ। तो उसके बाद जो है बीएसएफ का निर्माण हुआ था। इनका ये है। तो अब नेपाल, अब ये तो करती है पाकिस्तान बॉर्डर की, और नेपाल भूटान बॉर्डर की कौन करती है? नेपाल भूटान बॉर्डर की तो ये करती है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। और चाइना बॉर्डर की कौन करती है? चाइना बॉर्डर की तो वो करती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और म्यांमार बॉर्डर की कौन करती है? तो ये करती है आसाम राइफल्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुआ था। तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। हमें पता है कि ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। और पंचायती राज हमारे शेड्यूल में कब ऐड हुआ था? 1992 में आया था। तो 1992 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ में पंचायती राज जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और 9th हमारा इसमें ये पार्ट था, और 11th हमारा ये शेड्यूल था। और आर्टिकल्स जो इसमें इंक्लूड हुए थे वो 243 से 243 तक हुए थे। ये सब आर्टिकल्स थे। ठीक है। अब इन आर्टिकल्स के मेन जो हैं फंक्शंस कहाँ हैं? अगर कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, तो वह 243B में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये है 243D में। अब रिजर्वेशन कैसा? फॉर वुमेन। कितना रिजर्वेशन है? 33.33%, मतलब 1/3। 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है।
और पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत ये कहाँ पर होगा, ये 243G में होगा। तो ये कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 243B, 243D, 243G, ये आपको पता होना चाहिए। एंड पंचायती राज के लिए बहुत सारी कमेटीज़ भी बनी थी अलग अलग। फॉर एग्जांपल बलवंत राय मेहता कमेटी विच इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 tier गवर्नमेंट। इन्होंने 3 tier पंचायती राज बोला था, जिसमें सबसे ऊपर तो था ज़िला परिषद, जिसमें सबसे ऊपर था ज़िला परिषद, और उसके नीचे ज़िला परिषद के नीचे क्या आया था? पंचायत समिति, एंड पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत। ओके, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द आर्टिकल सेज द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो ये करता है आर्टिकल नंबर 45, ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 डू दिस। और ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है DPSP के अंदर। DPSP के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए थे ये हमने, आयरलैंड से। और आयरलैंड से हमने और क्या लिया था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने लिया था। कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, 12। और नाउ आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। देन इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 43A, देन इट सेज अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। Now this one, article 43A, article 39A and article 48A, these 3 articles, they were added by the 42nd Amendment Act 1976, and this is about the participation of workers itself. Then this is about equal justice and free legal aid, and this was about protection of wildlife. Okay, wildlife and forest, protection of wildlife and forest. And now this article 46, this was about promotion of educational interests of the backward class, the backward community, and the SC and the STs. Okay, so this was, so our answer was article number 45. इसमें बोल रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत इंश्योर हुआ था। तो उसी से हुआ होगा जब वो आया, जिससे आया होगा। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ही पंचायती राज आया था। उसी के आर्टिकल नंबर 243D में मेंशन किया गया है कि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे और ऑप्शंस देखिए। 103rd अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ये है EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, एंड 101st अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज रिलेटेड टू GST। और ये बिल कौन सा था, 102nd बिल। ओके, 102nd बिल पास हुआ था और 101st अमेंडमेंट एक्ट ये पास हुआ था। नाउ व्हाट वाज 102nd अमेंडमेंट एक्ट? हमें 103rd पता चल गया, 101st पता चल गया, 102nd भी तो पता होना चाहिए। तो ये था अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OBC कमीशन
NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, NCBC बना था और इसी के बनने से रिलेटेड है ये। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। क्या मिल गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओके, देन 104th भी आया था। इससे दो काम हुए थे। इससे एक तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उसका रिजर्व्ड सीट चली गई और रिजर्वेशन जो है वो 10 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है? वो करती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। नाउ ये है कहाँ? इट्स इन सिडनी। अब ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कहाँ पर है? ये है लंदन। UNSC कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। एंड EIU कहाँ है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, दिस इज ऑल्सो इन लंदन। ओके, now apart from global terrorism index, this institute of economic and peace, it also releases global peace index. ग्लोबल पीस इंडेक्स। ओके, तो दोनों की नहीं है, पीस इंडेक्स भी यही लॉन्च करते हैं और टेररिज्म इंडेक्स भी यही लॉन्च करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स याद रखना बस, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। नाउ ये कुछ अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक जो है ये काफ़ी फेमस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, इनको करता है। नाउ IMF ये करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इनको करता है। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। और वर्ल्ड ऑयल आउटलुक ये करता है ओपेक। इसको कौन करता है? ओपेक। नाउ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये कौन सी करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एंड एनर्जी रिपोर्ट, ठीक है। देन UNDP की रिपोर्ट देख लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कहाँ है, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं? HDR रिपोर्ट एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी। अब देखिए वो बोल रहा है कि कुंभ मेला फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये तो सबको ही पता है कि हरिद्वार में होता है। तो कुंभ जो है वैसे एक होता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल में होता है, और एक होता है पूर्ण कुंभ मेला जो कि 12 साल में होता है। तो कुंभ जो हैं ये 4 जगह पे होते हैं। एक तो हरिद्वार में, गंगा किनारे हरिद्वार, ठीक है, इन उत्तराखंड। और एक होते हैं उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। ओके, एक होते हैं नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे। और एक होते हैं प्रयागराज में, अगेन गंगा नदी के किनारे। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब देखिए वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। तो आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स, और आर्टिकल 226 देता है हाई कोर्ट को पावर टू इशू रिट्स। और आर्टिकल 32 जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी रिट इशू करेगा वो फंडामेंटल राइट्स के लिए करेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट इन दोनों के लिए करेगा। तो इस केस में इसके पास ज़्यादा पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू वो ऑल ओवर इंडिया के लिए कर सकता है,
और हाई कोर्ट उसी के लिए करेगा जो उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा होगा। आर्टिकल 324, नाउ इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेयर एज नाउ आर्टिकल 56 इट इज़ रिलेटेड टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो इट वॉज 91st अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये अमेंडमेंट एक्ट आया कब था भाई? 91st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2003 में, ठीक है, 2003 में आया था। और इसने खाली लोकसभा में ही नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये कह दिया था कि 15% तो होनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कैबिनेट है उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट वाज 99th अमेंडमेंट एक्ट? अब इसमें जो है सरकार NJAC लेके आई थी। NJAC मतलब जो जुडिशियरी है उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है हायर लेवल पे, है ना, वो कोलेजियम सिस्टम से होता है, ठीक है। मतलब उसमें जजेस जो होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं आपस में कि कौन जो है वो नेक्स्ट जस्टिस बनेंगे, ठीक है। बट ये जो था अमेंडमेंट, ये NJAC इसने इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद फैसला आया था इसी पर कि इसको वॉइड, नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और वापस जो पहले वाला सिस्टम था कोलेजियम सिस्टम, ठीक है, उसको लागू कर दिया गया। तो अभी जो है कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो 99th अमेंडमेंट वो था। व्हाट वाज 73rd अमेंडमेंट? एवरीवन नोज, ये पंचायती राज से रिलेटेड था। पंचायती राज वॉज इम्प्लीमेंटेड। और पंचायती राज सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था? इन नागौर, इन राजस्थान। अब देखिए इस क्वेश्चन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब ऐड हुई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में आती हैं। और ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। जैसे रशिया में है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसी हमने ली। तो ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो उसमें हमने लिया इनको। और उस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल चेंज इन प्रीएम्बल उसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करा गया था, जब हमने 3 वर्ड सोशलिस्ट ना, इंटीग्रिटी, सॉरी सेक्युलर, है ना, एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे, ठीक है। तो ये भी तभी हुआ था। देन इसमें 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए थे DPSP, जो हमने आयरलैंड से लिए थे। एक तो 39 है, 43 है, 48 है। कौन सा है वो तुम्हें पता है, पहले बता दिया था। देन इसी में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है, ये बताया गया था कि ये बनना चाहिए। देन ट्राइब्यूनल्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए, तो ये किसके तहत? आर्टिकल नंबर 14 के तहत, 14A, ये भी ऐड हुआ था। तो नॉट आर्टिकल बट पार्ट 14 है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये सब हुआ था। नाउ जो यूनियन कार्बाइड डिज़ास्टर था, ये कहाँ हुआ था? तो भोपाल में। इट वाज अ वेरी 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 फेमस इंसिडेंट कि भोपाल गैस ट्रेजेडी था। इसमें जो थी एक फैक्ट्री थी भोपाल में, केमिकल फैक्ट्री। तो उसमें जो है कुछ लीकेज हो गया था। तो हुआ कब था ये? और 1984 में, तो गैस कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड, ठीक है। इसका नाम था कंपनी का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ओके, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। अच्छा, गैस का नाम क्या था? गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। अब देखिए
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज नाइट ब्लाइंडनेस दैट कॉजेज कंप्लीट ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स। तो ये है विटामिन ए। लेकिन अब हम वाइटामिन्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अब देखिए वाइटामिन्स जो हैं इनमें आई वाइट आ रहा है। वाइटामिन जो असेंशियल है बॉडी के लिए, दैट इज असेंशियल। नाउ वाइटामिन्स वर इन्वेंटेड बाय F.G. हॉपकिंस एंड द टर्म वाइटामिन वॉज गिवन कॉइंड बाय फंक। ठीक है, अब ये दो चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं, एक तो वाटर में और एक फैट में। तो वाटर में सिर्फ दो तरह के होते हैं, बी और सी, विटामिन बी और सी, और फैट में होते हैं ए, डी, ई और के। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विटामिन ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, देन विटामिन सी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। और इनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए जो हो गया, ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। देन विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी की वजह से लेस फर्टिलिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन्स। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। तो ऐसा एक ही बार हुआ है सर, और वो कब हुआ है मैंने पहले भी बताया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 1976 तभी प्रीएम्बल अमेंड हुआ था जब सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, और द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम ये ऐड किया गया था, और 3 DPSPs ऐड किए गए थे। ओके, सो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन विच ईयर नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये इतना पीछे तो नहीं हुआ था कि 2004 और 2001 में हो। ठीक है, और ये हुआ था मोदी सरकार में, और 2010 में वो थी नहीं, 2015 में ही थी, तो यही आंसर है। ठीक है, एक तो हमने ऐसे गैस कर लिया। अब देखो नीति आयोग के बारे में कुछ बातें बता दूं कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ नरेंद्र मोदी। ना वाइस चेयरमैन कौन होता है, उसको अपॉइंट प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसमें से कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं ऑफ कैबिनेट के। ठीक है, और तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। अच्छा, एक सीईओ होता है, सीईओ जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नीति आयोग। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके,
अब देखिए इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ। एनसीबीसी था पहले भी, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था, अब मिल गया है। ठीक है, तो ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ। अब देखो इतना पुराना नहीं होगा, ठीक है, 100 से तो ऊपर ही होना है, 100 या उससे ऊपर, तो इतना पुराना नहीं होगा। तो 78 और 85 तो ऐसे ही डिलीट हो गए, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल की बात है। अब देखिए वो बोल रहा है अब 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू द लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट, ओके, बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये भी नहीं होना, इसे भी। तो आंसर हमारे पास रहा ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसने इंसर्ट करे, ओके, आर्टिकल नंबर 338B, ये इंसर्ट किया। दिस वाज रिलेटेड विद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। अब इसके साथ एक हमारा अमेंडमेंट 103 भी हुआ था, जो कि EWS से रिलेटेड था। उसमें आर्टिकल 15 एंड 16 में हमने ऐड किया था। देन एक 104th अमेंडमेंट भी हुआ था, जिसमें दो बदलाव किए गए। एक तो रिजर्वेशन को क्या करा गया, एक्सटेंड करा गया फॉर 10 ईयर्स। और 104th अमेंडमेंट में और क्या करा गया, एंग्लो इंडियंस को जो है रिमूव कर दिया गया, जो कि इनकी रिजर्व्ड सीट थी, वो अब रिजर्व नहीं रही, एंग्लो इंडियंस की सीट। ठीक है, इनकी 2 सीट कहाँ पर रिजर्व रहती थी, लोकसभा में। 1 सीट कहाँ रहती थी, राज्यसभा में। सॉरी, नॉट इन राज्यसभा बट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, एक 101st अमेंडमेंट एक्ट भी था। सो दिस वाज रिलेटेड टू जीएसटी बिल, जीएसटी एक्ट। और ये किस बिल से आया था, 102nd अमेंडमेंट बिल। और एक्ट क्या था, 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और जीएसटी लागू कब से हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस निर्धारित किए। तो इट वाज द 74th अमेंडमेंट एक्ट। अर्बन लोकल बॉडीज़ का मतलब हो गया म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, और ये कब आया था, 1992 में। 1992 में एक तो 73rd आया था, दैट वाज विद फॉर द पंचायत। ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था। और 74th अमेंडमेंट आया, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हुआ, तो ये आया म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, और इससे जो पार्ट ऐड हुआ, ठीक है, इससे जो पार्ट ऐड हुआ दैट वाज पार्ट 10। और इससे जो शेड्यूल ऐड हुआ वो हुआ 12th शेड्यूल। ओके, इट वाज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़। और आर्टिकल कौन कौन से ऐड हुए, 243P से 243ZG तक। अब देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट भी थोड़ा पॉपुलर है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था, इसको रिमूव कर दिया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया था। ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, सो दैट इज 34। एक्चुअली क्या होता है, 33 + 1 होता है, तो 33 तो हो गए चीफ जस्टिस, जज। ठीक, और ये हो गया CJI, चीफ जस्टिस। तो इस टाइम जो हमारे CJI हैं वो 50th CJI हैं, और उनका नाम है DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ओके, तो ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 34 आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में लिखा हुआ है, वेयर एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 130 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर 143 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी भी मैटर पर कंसल्ट कर सकता है, कंसल्टेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स जो है ये कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा मतलब ये आर्टिकल है।
देखिए वैसे ही किसके अंदर आ रहा है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रहा है। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं हम, और ये पढ़ लेते हैं कि वो आर्टिकल 19 में। बट इस आर्टिकल 19 के भी 6 क्लॉज हैं। ठीक है, लाइक 19 A B C D E है ना, F, तो ये हैं। तो अब आर्टिकल 19A क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमको मतलब बताया जाता है कई बार, कहीं हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब सबको इजाज़त है सब कुछ बोलने की। तो ये तो आंसर नहीं है, लेकिन ये यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब 19(1)B क्या है, ये क्या है, तो ये है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब आप असेंबल हो सकते हो किसी भी जगह, अब बट आप पीसफुली हो, बिना किसी हथियार के हो। ओके, देन 19C क्या बोलता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या फिर यूनियंस। और डी क्या बोलता है, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ओके, देन ई क्या बोलता है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ये जो एफ वाला है पार्ट, ये कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड इन इंडिया। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 19(1)B, राइट टू असेंबल एनीवेयर पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कब बनाया गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किया गया था। इसमें 2-3 चीज़ें जोड़ दी थी। एक तो इसमें इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, इसको आर्टिकल 21A जो है इसमें जोड़ा गया था। देन इसमें इसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बनाया आर्टिकल नंबर 45 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर इन्होंने चेंज करा। तो इसमें मतलब ये जो है इन्होंने ये कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन होनी चाहिए जब तक वो 6 साल का ना हो जाए, और 6 से 14 साल तक के लिए क्या करा है इन्होंने कि उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको क्या करा जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए। और उसके बाद इन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, आर्टिकल 51A उसमें ऐड करा कि ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है, ठीक है, कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाए। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वैसे पार्ट कौन से में आ रही थी, पार्ट 4A में, और ये हमने ऐड कब करी थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, राइट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड करी थी। तो 2002 में ये करा गया था, और ये इसका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कौन से आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी से डील कर रहा है। तो देखो इमरजेंसी के जो हैं इंडिया में 3 आर्टिकल बताए जाते हैं, 352, 356 और 360, जिसमें से कि ये होता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी भी युद्ध वगैरह कहीं छिड़ जाता है तो ये नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। 356 ये होता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह चल रही है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और 360 ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है,
जब सारा भट्टा बैठ जाता है, मतलब सारी फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाता है, तब हम ये इमरजेंसी लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 352। अच्छा, ये इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 से ये उठाया था। और जर्मनी से हमने एक चीज़ और उठाई थी कि फंडामेंटल राइट्स दे गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये हमने जर्मनी से लिया था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please share your insights about the video. Thank you.